हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने प्रदेश का किया दौरा। वहीं चुनाव प्रबंधों को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में पहली चुनावी रैली को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट के पक्ष में किया प्रचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, बैठक में करनाल विधानसभा उपचुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीतने पर की गई चर्चा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में मनाया जा रहा है प्रवेश उत्सव। विद्यार्थियों का पुष्प वर्षा एवं तिलक लगाकर किया जा रहा है स्वागत। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में 25 मई को 6वें चरण में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने हरियाणा का दौरा किया और चुनाव प्रबंधों को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव TVS N प्रसाद की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव TVS N प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव व पुलिस महानिदेशक भी उपस्थित थे। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त हृदेश कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु व सचिव सौभाग्यजीत घोष मौजूद रहे। मुख्य सचिव TVS N प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा ने भारत निर्वाचन आयोग से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 200 कंपनियों की मांग की है, जिसमें से 15 कंपनियां आ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 19,810 पोलिंग केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सभी पोलिंग केंद्रों का संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी दौरा कर चुके हैं। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग की टीम को बताया कि प्रदेश में दिव्यांगजन व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लाने व छोड़ने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 100% फोटो युक्त पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। समूचा देश चुनाव का पर्व मना रहा है ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सके तथा भारत निर्वाचन आयोग भी सभी मतदाताओं को सुविधा अनुसार मतदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में नेत्रहीन मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा मुहैया करवाई जा रही है ताकि वे भी अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। नेत्रहीनों को भी प्रजातंत्र में अपने मतदान के प्रति सजग रहने के लिए विस्तार से जानकारी देते हुए जिला जिंद के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए फोटो वोटर स्लिप बेल लिपि में छपवाई जाएगी और ब्रेल बैलेट पेपर तथा EVM पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैंप और परिवहन की सुविधा शामिल है। ये विशेष सुविधाएं दी हैं, जैसे एक तो उनके लिए एक ऐप बनाया है, सक्षम ऐप, जिसमें जितने भी पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं और जो नेत्रहीन लोग हैं वो अपनी समस्याओं के लिए इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बूथ पर भी उनको बहुत सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि वो व्हीलचेयर यूज कर सकते हैं। नेत्रहीन लोग अपने साथ एक सहयोगी को लेके जा सकते हैं और उनके जो बैलेट पेपर हैं, एपिक कार्ड है और वोटर स्लिप, उन सब में ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाएगा। नेत्रहीन मतदाताओं ने भी आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए बताया कि आयोग ने उनके मतदान करने के लिए बहुत ही बेहतर निर्णय लिया है। उन्हें वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में मिलेगी और वे अपने साथ एक सहयोगी को भी लेकर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे भी अब अपना मतदान बगैर किसी असुविधा के कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने जो ये सुविधा दी है, इससे हम प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और ये सुविधा बहुत अच्छी दी गई है। ब्लाइंड मान लो हैंडीकैप जो हमारे वर्ग देख नहीं सकते, उनके लिए तो ठीक है, ये सुविधा बहुत अच्छी है। मैं एक लाइन ये भी है, जो हमारे नेत्रहीन जो हैं, मेरे जो साथी हैं, वो बढ़ चढ़ के मतदान करें और अपना वो पूरा इसमें वो सहयोग दें। इस सराहनीय कदम से हम बहुत खुश हैं कि सरकार ने नेत्रहीनों के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाया है और दिव्यांगों को ले जाने और वहां तक पहुंचाने के लिए भी जो व्यवस्था की है, इसके लिए भी हम चुनाव आयोग के आभारी हैं। और ये भी साथ में
इसके लिए भी हम खुश हैं कि चुनाव आयोग ने जो सहयोगी की व्यवस्था की है, जैसे नेत्रहीन अकेला वोट नहीं डाल सकता तो वो जा करके उसके साथ जाएगा सहयोगी और वहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि सभी मतदाता अपने जो अधिकार है मतदान का उसका उपयोग करें और अपनी भूमिका निभाएं लोकतंत्र में। ये भी एक अपनी हवन की तरह ही है, पूजा की तरह ही है, क्योंकि यदि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा होगी। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी किसी भी बाधा रहित मतदान कर पाएँ और इसके लिए जो आयुक्त साहब ने जो आदेश दिए हैं वो सराहनीय हैं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है और आगे भी सभी वर्गों के लिए, सभी समुदायों के लिए ये एक तरीके से एक उदाहरण है। राजकीय महिला महाविद्यालय फतेहाबाद में आज लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए युवाओं ने शपथ ली। इन महिला छात्राओं ने कहा कि वे अन्य लोगों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। महाविद्यालय की प्राचार्य लखबीर कौर ने बताया कि महाविद्यालय की सैकड़ों छात्राओं ने निष्पक्ष तथा निर्भीक होकर लोकसभा चुनाव में अच्छी सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करने की शपथ ली तथा इन छात्राओं ने कहा कि वे उत्सुकता से इस पर्व का इंतजार कर रही हैं तथा देश के लिए बढ़िया सरकार चुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। छात्राओं को लोकसभा आम चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग करने व अन्य लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं व स्टाफ सदस्यों में मतदान को लेकर बहुत ही उत्साह नजर आया। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आम चुनाव में अपने मत का प्रयोग करें। वोट आपका अधिकार है। आप अपनी मत का प्रयोग लोकसभा चुनाव 2024 में जरूर करें। बिना किसी जाति धर्म पर लोभन की अपनी वोट के अधिकार का प्रयोग करें। जय हिंद। लोकसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं, तो मैं और मेरे साथी आप सभी को लोकसभा के चुनाव के लिए प्रेरित करते हुए कहना चाहते हैं कि सही उम्मीदवार का चयन करें और बिना किसी दबाव में आए उस उम्मीदवार को चुनें जो आपके भविष्य के लिए कुछ कर दिखाए और इस देश को एक उन्नति, प्रगति और तरक्की की राह पर ले जा सके। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि उस उम्मीदवार को वोट दें जो आपके भविष्य को ध्यान में रखे और आपके इस देश को ध्यान में रखते हुए इसे प्रगति और ऊंचाई की ओर लेकर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में पहली चुनावी रैली को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में संबोधित किया। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली। 4 मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नायब सिंह सैनी ने उन्हें पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुट जाने की बात कही। मीडिया से बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज उन्होंने करनाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भाजपा कोर ग्रुप की मीटिंग में हमने करनाल विधानसभा उपचुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीतने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में एक नई दिशा ली है। ऐसे व्यक्ति के साथ काम करके बड़ा अच्छा लगता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने
भारत का सम्मान तो ऊंचा किया है और भारत को विकास की एक नई दिशा दी है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर के काम करना वो हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा लगता है जब बड़ा व्यक्ति कोई इस प्रकार का आशीर्वाद देता है तो हमें और ऊर्जा ताकत आती है। एक इस प्रकार का वातावरण रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर किया, इकट्ठे होकर के इस प्रकार का दृश्य पेश किया कि जो ये गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार के अंदर लेकर के आए हैं, इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण देश के सामने वो इन लोगों ने वहां पर किया और उसको लेकर के मैंने बात कही थी, क्योंकि ये हमने पहली बार देखा है कि मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो उसको जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई समझौता नहीं है। विपक्षी दलों द्वारा अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा न किए जाने पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस पर हार का बोझ डालें। इस बात को लेकर उनके अंदर कहीं न कहीं भय का वातावरण है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधरी विधानसभा गांव बरौली माजरा में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न दलों को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके कृषि मंत्री कंवरपाल ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जगह विकास कार्य करवा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी आई थी और इसी नारे के साथ धरातल पर कार्य कर रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया और उस पर उन्होंने अमल किया। महिला, पुरुष, बच्चे सब के सब आपने देखे किस प्रकार से उन्होंने पुष्प वर्षा की, स्वागत किया और उन्होंने अपनी आस्था जताई कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, सबको साथ लेके चल रही है। जो प्रगति इसके टाइम में रही तो निश्चित तौर से उसका लाभ उठा रहे। और आज किसी भी सहायता के लिए जो सरकार की तरफ से कोई मदद है उसके लिए किसी के पास रिक्वेस्ट करने की, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कल भिवानी में पार्टी के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजने के मुद्दे पर केजरीवाल का पक्ष लेते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को जब रिमांड में कोई तथ्य नहीं मिला तो उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लीकर पॉलिसी को लेकर कई प्रश्न चिन्ह भी हैं जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। दो विषय है, एक तो लिकर पॉलिसी की गड़बड़ी की बात है, वो तो इंक्वायरी का पार्ट है असलियत में, क्योंकि हरियाणा में मैं भी ये देखता था। विभाग जो कदम उठाया गया था वो बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल कदम था, पर केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट क्या है चीफ मिनिस्टर और उनको किस उतेते पे रखा गया। मैं भी अखबार में पढ़ा कि आज उनकी सुनवाई थी और अभी समाचार मिला कि उनको तिहाड़ भेज दिया गया। एक चीज तो इससे साफ हो चुकी कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने रिमांड नहीं बढ़ाई तो इसके मतलब उनके पास और कोई तथ्य नहीं। तो आने वाले समय में इसकी भी पोल खुलेगी। ऐसी एजेंसीज का उपयोग निरंतर जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की बात है, UPA 1 के अंदर चौटाला साहब पे मुकदमे दर्ज करने की बात, एजेंसीज के हाथों केंद्र की सरकारों ने कदम उठाए। ये अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या सच्चाई में न्याय दे पाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर वह लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और पिछले 5 सालों की मेहनत का नतीजा उन्हें जनता उन्हें जरूर देगी। राज्य मंत्री सुभाष सुधा का कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर अभिनंदन कार्यक्रम आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने राज्य मंत्री बने सुभाष सुधा का अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल के पक्ष में प्रचार भी किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सभी संस्थाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल एक सामाजिक व्यक्ति हैं जिन्होंने कोविड के दौरान भी थानेसर की मदद की है। ऐसे व्यक्ति का सांसद के रूप में चुनाव करना चाहिए। भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि कुरुक्षेत्र से उनका और उनके परिवार का पुराना संबंध है। कुरुक्षेत्र की जनता ने उन्हें हमेशा अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। और कोरोना महामारी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी,
मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, सिर्फ एक दिन की इसकी ऑक्सीजन रह गई थी, तो मैंने नवीन जिंदर जी को फोन किया था। मैंने कहा कुरुक्षेत्र में आप 10 साल सांसद रहे हैं, आप ऑक्सीजन भेजिए। उसी समय नवीन जिंदर जी ने टैंकरों की लाइन लगा दी थी। आज बता रहा मैं आपको, मैं उनका किस प्रकार से लोगों की जान बचाई, ऐसे हमारे भाई नवीन जिंदर जी। कुरुक्षेत्र शहर को 25 वर्ष के बाद मंत्री मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है। और ये सब संभव हो सका है सुभाष जी की मेहनत के कारण। ये बहुत ही संघर्षशील हैं, बहुत ही मेहनती हैं, हमेशा इनके मन में ये रहता है। और जो मंत्रालय भी इनको दिया गया है, उस मंत्रालय के लिए पूरे एक्सपर्ट हैं जो सारा, और खाली इनके साथ आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, इनका पूरा परिवार। तो सब मिलजुल करके जो हम चाहते हैं, सपनों का थानेसर, सपनों का कुरुक्षेत्र, सपनों का हरियाणा, मैं समझता हूं उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप लोगों के बीच दोबारा आ सकूं। हरियाणा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में जो भी कार्य किए गए हैं, उन्हें नीचे धरातल तक जनता के बीच में ले जाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने में महिलाओं की भूमिका अहम है। पलवल जिले में भाजपा महिला मोर्चा की टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। महिला मोर्चा ने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है। आज का कार्यक्रम बड़ा जोश है और ये सब बहनें तैयार हैं कि किस तरह से तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि जो शक्ति देने का काम किया है, महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे मैं बात करूं पंचायतों के अंदर 50% महिलाओं को पंच सरपंच बनाने का हो या 33% का आरक्षण देने का लोकसभा और विधानसभा के अंदर हो। चौथा, नारी शक्ति बंधन बिल को पास करके जितना ज्यादा नारी को सशक्त करने का, शिक्षा दीक्षा अच्छी बने, उनकी शादी तक की चिंता की गारंटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहनों को इस तरह से वो अपने छोटे छोटे कामों को कर करके वो आगे अच्छा एक पैसा कमाने का काम करे। लोकल और फॉर वोकल के तहत लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सब ऐसी स्कीमें लेकर के पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आई है और उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर के सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में सोमवार को प्रवेश उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भिवानी के हनुमान ढानी स्थित विवेकानंद हाई स्कूल में गीता पाठ के साथ प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों का स्वागत पुष्प वर्षा एवं तिलक लगाकर किया। इस मौके पर विद्यालय संचालिका सावित्री यादव ने कहा कि प्रदेश भर में नए शैक्षणिक सत्र का आगाज हो गया है। उन्होंने कहा कि नए आए विद्यार्थियों का स्कूलों में मेहमानों की तरह न केवल स्वागत किया गया, बल्कि उनके माध्यम से अभिभावकों को जल संरक्षण और 100% मतदान के लिए भी अपील की गई है। हमने बोला है भाई पानी बचाओ, गर्मी का मौसम आ रहा है, जल स्तर हमारा नीचे जा रहा है और अब निर्वाचन आयोग से जो मतदान का हमारे जो मई में है चुनाव है, उनके लिए 100% अपना मतदान का बढ़िया सरकार चुन के, बढ़िया जो तुम्हारे को अच्छा लगे उस हिसाब से मतदान। तो मौसम थोड़ा बदलाव हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो वोट का प्रयोग जरूर करें। मौसम ये नहीं है कि गर्मी आ गई घर से बाहर ना निकले, अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अवॉर्डी अशोक कुमार भारद्वाज ने लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र का महापर्व होता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके वोट के बारे में बताना बहुत जरूरी है। महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम नहीं होना चाहिए। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, जो लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो उसमें भी गर्मी के दिन रहेंगे तो लोग ये न सोचे कि गर्मी है, इसलिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। 100% मतदान जो हमारी मुहिम चली है, इस मुहिम में जो हर युवा को, हर अभिभावक को, हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
अंबाला में पशुपालक और किसान परंपरागत खेती छोड़ अब नेपियर घास लगा रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है। इस घास को लगाने से पशुओं के चारे की समस्या भी नहीं रहती और इस घास की पैदावार भी तेजी से होती है। ये घास पशुओं के लिए एक बेहतरीन आहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय भैंसों का पालन बड़े स्तर पर किया जाता है। इन गायों से ज्यादा दूध उत्पादन हासिल किया जा सके, इसके लिए उनके पोषण का खास ध्यान भी रखा जाता है। इसी कड़ी में बरसीम, जिरका, गिनी और पैरा जैसी अनेक घास को आहार के तौर पर दिया जाता है। इन सभी घासों में नेपियर घास को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। गांव थम्बाड़ निवासी बाली ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से खेती के अलावा पशुपालन भी करते हैं। उन्होंने बताया कि खेती में उन्होंने पशु चारे के लिए नेपियर घास लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पशुओं के लिए बेहतरीन आहार है। उन्होंने बताया कि नेपियर घास की खेती हर तरह की मिट्टी में हो सकती है। जैसे चेरी खत्म हो जाती है, बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, उस टाइम में तो बिजाई हो पाती है और ना ही पुराना घास रहता है, तब जाके बहुत दिक्कत होती है। एक गेहूँ निकालने के समय, अब जैसे गेहूँ निकलने का समय आ जाएगा, उस टाइम बरसीन खत्म हो जाएगी और चेरी जो होती है वो तैयार नहीं होती। ये जो नेपियर घास है, ये सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 महीने ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ नहीं लेता। फरवरी से लेके नवंबर तक इसके 6-5-6 लोग तो कटेंगे हर हाल में। तो ये इसलिए भी वरदान साबित है कि जिस टाइम हमें घास की ज़्यादा जरूरत होती है उस टाइम ये तैयार होता है। बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा से अच्छी, जितनी भी अच्छी कह ले उतनी कम है। और एक बार बार जो रोपिंग का काम है वो ख़त्म है। एक बार लगाओ, मतलब 4-6 महीने के बाद इसमें थोड़ा डाई खाद मार दो। वहीं गांव थंबड़ के ही प्रगतिशील किसान जयवीर का कहना है कि नेपियर घास किसानों के लिए फायदे का सौदा है। उन्होंने बताया कि घास तेजी से पैदा होती है, बाजार में भी इसकी भारी मांग है। उन्होंने कहा कि अक्सर अन्य पशु चारों की अपेक्षा पशु इसे आसानी से खा और पचा सकते हैं तथा नेपियर घास खाने से पशु दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डलता और ना ही इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रकोप होता है। कीटनाशक इसमें ना मात्र ही अगर कोई किसी प्रकार की कोई मौसम से संबंधित कोई समस्या आती है, उसके अनुसार अगर कोई कीट इसमें पैदा हो जाते हैं, कोई बीमारी आती है, वो अलग बात है। अन्यथा इसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती है, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसमें हमने कई वर्षों पहले इसको लगाया था और अभी तक यह निरंतर चल रहा है। जो कि जनवरी और दिसंबर का महीना होता है उसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है, अन्यथा साल भर अपना पूरा घास जो पशुओं का चारा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 20वां DP कोहली मेमोरियल व्याख्यान देते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नए जमाने के आपराधिक नेटवर्क से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि CBI कार्यवाही की जटिलता को पहचाना जाए और देरी से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रौद्योगिकी से त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई हो सकेगी। Into a diverse array of criminal cases beyond its role as an anti-corruption investigative agency. This places a huge responsibility on the CBI to live up to its motto of industry, impartiality, and integrity. Courts have been instrumental in strengthening the CBI. Initially, its jurisdiction was primarily focused on cases related to corruption, economic offenses, and serious crime that cross state borders. For instance, in Andhra Industrial Works versus the Chief Controller of Works, which resulted in a decision of the Supreme Court in 1974, CBI dealt with serious complaints of the commission of criminal offenses arising out of the misutilization of materials previously imported. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन के युग में कानून और प्रौद्योगिकी
में अपराध का पता लगाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी कानून और प्रवर्तन एजेंसियों को नई और जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए नवीन समाधान की जरूरत है। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली में सभी हितधारकों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटल प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। इसका उद्देश्य न केवल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना है, बल्कि सहायक खुफिया जानकारी एकत्र करने के अलावा केंद्रीय वित्तीय कानूनों के उल्लंघन और गंभीर अपराधों की भी जांच करना है। सीबीआई अपने संस्थापक निदेशक डीपी कोहली को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्ष 2000 से डीपी कोहली मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन करती आ रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 10 साल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। राजकोट में इंटेलेक्चुअल मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया ये देख रही है कि पिछले 10 साल से भारत में काफी बदलाव आया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज कई देशों के लिए मॉडल बन चुका है। ये भी देखती है कि भारत में कितनी प्रगति हुई है। तो जो भी हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि आज, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले दशक में 25 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी से निकले हैं, 25 करोड़। तो ये आंकड़े जब दुनिया देखती है कि जब जल जीवन के कारण कितने घरों में आज पानी आ रहा है, या कितने घर जो है बिजली की कनेक्शन बन रही है, कितने गांवों में रोड बन चुका है, कितने लोग को आयुष्मान भारत के कारण हेल्थ एक्सेस मिल रहा है, ये मेल फीमेल रेशियो कितना बैलेंस हो रहा है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, कितने लोग पूरी स्कूलिंग करते हैं। तो ये सब जो है, इसका जब दुनिया अनुमान लगाती है तो इसमें भी भारत का एक बहुत बड़ा महत्व है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। विभाग का अनुमान है कि इस महीने की 5 तारीख तक पश्चिमी उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बिजली चमकने और बादल गरजने की संभावना है। इस महीने की 3 और 5 तारीख को उत्तराखंड में तथा 4 और 5 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। हम सभी के जीवन में भिन्नताएं होती हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं जान पाते और वो हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह जाती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं और उसकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित एक समस्या है। क्या होते हैं इसके लक्षण और किस तरह से इसकी पहचान कर सही इलाज और प्रबंधन किया जाना चाहिए, आइए समझते हैं, क्योंकि आज है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जो समझने और दूसरों के साथ बातचीत करने से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करती है। इस अवस्था को सामाजिक बातचीत और संचार में आने वाली बाधाओं व सीमित तथा दोहराने वाले व्यवहार या पैटर्न से पहचाना जाता है। आज 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है और पूरा अप्रैल का मंथ ऑटिज्म का जागरूकता का महीना है माना जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बच्चों में सामाजिक आवभाव यानी सोशल इंटरैक्शन और संचार में गुणात्मक खामी होती है, कम्युनिकेशन, और इनके अंदर कुछ दोहरावनीय व्यवहार होते हैं। ये जो अवस्था है ये कुछ जेनेटिक अनुवांशिक कारण के होती है, कुछ एनवायरमेंटल जो हमारे सराउंडिंग में उनकी वजह से होती है। इसके होने के संकेत बच्चे के जन्म के पहले 3 वर्षों में ही नजर। नमस्कार।